मैं सुभाष चंद्र बोस दुनिया के कोने कोने में रहने वाले स्वतंत्रता प्रेमी भारतीयों की तरफ से आज यहां ये घोषणा करता हूं कि हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ ये लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक भारत अपने भाग्य का स्वयं निर्माता नहीं बन जाता। इस घोषणा के साथ पूरी दुनिया में तहलका मच गया, क्योंकि भारत में तब घोषणा की इजाजत तो दूर, ब्रिटिशर्स के खिलाफ सोचने या बोलने पर भी फांसी पर लटका दिया जाता था। ब्रिटिशर्स की नीति थी फूट डालो और राज करो। उनको लगता था यही सोच सबसे बड़ी सोच है, लेकिन उनका बाप उनसे बड़ा सोचने वाला शख्स हिंदुस्तान में था, जिसने यह सोचा दुश्मन का दुश्मन दोस्त। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया में बैठकर उस व्यक्ति ने निर्णय लिया, यदि हो सका तो भारत से बाहर निकलूंगा, हिटलर से हाथ मिलाऊंगा, दूसरे देशों से हाथ मिलाऊंगा और ब्रिटिशर्स को यहां से खदेड़ूंगा। अब जेल से छूटकर वो अपने घर में थे। ब्रिटिशर्स को पता था बाकी अहिंसा वालों को तो कैसे भी करके संभाल लेंगे या कुछ डीले कर देंगे, लेकिन ये गरम दल का आदमी हमसे संभलने वाला नहीं है। उन्होंने तय किया चाहे कुछ भी हो जाए, नेताजी को अपने घर से बाहर निकलने नहीं देना है, नेताजी को शहर छोड़ने नहीं देना है। लेकिन ये नेताजी थे, उन्होंने घर के अंदर स्वांग रचने का और भेष बदलने का आर्ट सीख लिया और एक दिन आधी रात को मोहम्मद जियाउद्दीन बनकर अपने भतीजे के साथ घर से निकल गए। वहां से धनबाद, धनबाद से काबुल, काबुल से पेशावर, पेशावर से मास्को और मास्को से बर्लिन पहुंच गए। और बर्लिन पहुंचकर उन्होंने वही अनाउंसमेंट किया जिस अनाउंसमेंट से आज का ये उज्जवल पाटनी शो शुरू। दोस्तों सच कहूं तो सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस अपने आप में एक इतिहास थे, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती जिनकी बराबरी का, जिनके जैसी ग्लोबल सोच वाला व्यक्ति हिंदुस्तान में कोई दूसरा पैदा नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं हिंदुस्तान से बाहर निकलना एक अकेले व्यक्ति का, बहुत सारे देशों को एक्सट्रीम परसुएशन करके राजी करना, भारत से बाहर निकल के एक सरकार बना देना, वो सरकार जो भारत की सरकार होने का दावा करे, अपनी करेंसी लागू कर देना, अपनी स्टैंप निकाल देना, अपना कोड बना देना, अपना सिविल कोड बना देना और साथ साथ उसके लिए 9 देशों से मान्यता ले लेना। और विजन की विशालता सोची, भारत से बाहर जापान और सिंगापुर में उन्होंने आईएनए की स्थापना की और इतनी बड़ी आईएनए बनी कि 4 यूनिट में उसको बांटा गया। सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और आजाद ब्रिगेड। अरे कोई छोटी सोच वाला व्यक्ति ये सोच सकता है बोस और गांधी जी की नहीं पटती थी, बोस और नेहरू जी की नहीं पटती थी। अरे जब इतने बड़े बड़े लीडर होंगे तो विचारों का मतभेद तो होगा, लेकिन नेताजी की विशालता देखिए। भारत से बाहर सेना बनाते हुए उन्होंने भारत के दूसरे महानायकों के नाम से ब्रिगेड का गठन किया, क्योंकि वो कहते थे हम सब का मिशन एक है, भारत की आजादी। और विजन की विशालता देखिए, उस समय पहली महिलाओं की रेजिमेंट बनाई रानी झांसीबाई रेजिमेंट के नाम से। दोस्तों जब 1944 में बर्मा से उन्होंने एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वक्त जब मैं बोल रहा हूं मेरे चेहरे का रक्त प्रवाह तेज हो चुका है, मेरे बाल बाल खड़े हैं और रोंगटे खड़े कर देने वाली इस महानायक की महागाथा को आपको आगे बताऊं, उसके पहले आपको याद दिला दूं, यदि ये वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा है तो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। 400 से ज्यादा रिवॉल्यूशनरी वीडियोस बिजनेस, लाइफ पर और लीडर्स पर आपका इंतजार कर रहे हैं। साथ साथ सबसे खास बात आपको याद दिला दूं, ये शो 48 आवर्स पहले द मोटिवेशन पॉडकास्ट के नाम से स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है। इस शो को स्पॉटिफाई पर जरूर से जरूर फॉलो करें। श्रीमती प्रभावती बोस और श्री जानकीनाथ बोस की 13 संतानों में से एक थे सुभाष चंद्र। आप सोचिए जब 13 संतानें होंगी, इतना बड़ा संयुक्त परिवार और आने जाने वाले रिश्तेदारों की भीड़, इन सब के बीच आप सेक्रीफाइस सीख सकते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज सीख सकते हैं, आप सोशली एडजस्ट होना सीख सकते हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी वो तो भीड़ में खो जाएगी। और यही हुआ सुभाष चंद्र बोस के साथ।
वो इंट्रोवर्ट हो गए, वो शाई हो गए। और उसी वक्त उनका स्कूल भी वही काम कर रहा था। वो हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ाने की जगह पूरा फोकस ग्रेट ब्रिटेन के इतिहास पर रखता, ताकि आप अंग्रेज हो जाएं। और उस स्कूल की वजह से नेताजी की इंग्लिश अच्छी हो गई, नेताजी पढ़ाई में 1 नंबर हो गए। लेकिन नेताजी अपनी मातृभाषा से दूर होते चले जा रहे थे, और ये बात उनको सताती थी, कचोटती थी कि मैं अपनों से दूर होता चला जा रहा हूं, और इसलिए वो और इंट्रोवर्ट होते जा रहे थे। अब दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, जो व्यक्ति पूरे बचपन शाई और इंट्रोवर्ट रहा, जो व्यक्ति पूरे स्कूल लाइफ में शाई और इंट्रोवर्ट रहा, वो हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे बड़े स्पीकर्स में से एक कैसे बना? वो इतना बड़ा परसुएशन स्किल अपने भीतर कैसे ला पाए कि उनकी एक आवाज पर लाखों करोड़ों लोग अपनी जान देने को तैयार हो जाते थे? आज की इस केस स्टडी का एक एक लफ्ज ध्यान से सुनना। रीजन, आप उतने भाग्यशाली नहीं थे कि आपको स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिले, लेकिन आज कम से कम यहां इन महानतम लोगों को याद करके अपनी जगह पर खड़े होकर सैल्यूट दे लेना एक छोटा सा, बहुत छोटा तिनका बराबर कंट्रीब्यूशन शायद ही हो सकता। नेताजी का एडमिशन कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुआ। बहुत ध्यान से सुनना ये घटना, ये उनकी पर्सनैलिटी के दूसरे पहलू को आपके सामने लेकर आएगी। नेताजी को घर से कॉलेज जाने के लिए ट्रैम के पैसे मिलते थे, लेकिन नेताजी के जस्ट घर के बाहर एक भिखारन खड़ी होती थी, फटे मैले कुचैले कपड़े पहन के, जिसके चेहरे से गरीबी टपकती रहती थी, मजबूरी टपकती रहती थी। नेताजी की रोज उस पर नजर पड़ती और नेताजी को अपने ऊपर अफसोस होता। वो कहते, मुझे इतने प्रिविलेज में जीने का, इतने अच्छे कपड़ों का, इतने पैसों का, लग्जरी का क्या अधिकार है? वो अपने आप को क्रिमिनल महसूस करते थे, क्योंकि वो जब जब उस भिखारन को देखते उनको ग्लानि होती, उनको बहुत अजीब सा एहसास होता। और नेताजी इस आत्मग्लानि को मिटाने के लिए क्या क्या जतन करते थे। कॉलेज से बहुत बार पैदल आ जाते थे, उनको लगता था मुझे इस लग्जरी ट्रैम की लग्जरी का अधिकार नहीं है। कभी जब वक्त होता 3.5 मील दूर अपने कॉलेज पैदल चला जाया करते थे, ताकि किसी तरीके से आत्मग्लानि मिट सके। उनको लगता था मैं गलत कर रहा हूं, मुझे इस लग्जरी का, इस पैसे का, इन सुविधाओं का कोई अधिकार नहीं है। सोच कर देखिए, एक और गरम दल वाले नेताजी जो पूरी दुनिया पर आग बरसा सकते हैं, और एक और नरम दल वाले नेताजी जो एक छोटी सी पीड़ा से भीतर पसीज जाते हैं, अपने प्रिविलेजेस छोड़ना चाहते हैं। आपसे एक बड़ा सवाल है, क्या प्रिविलेजेस की कमी है ये आपके जीवन की बड़ी समस्या? क्या हमारी समस्याएं वाकई इतनी छोटी हो गई कि मेरा मोबाइल हल्के मॉडल का है, मेरी गाड़ी हल्की वाली है, मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, आज इंटरनेट की स्पीड स्लो क्यों है, बहुत दिन से मैं पार्टी नहीं कर पाया? हमारी समस्याएं कितनी हल्की हो गई है। और जब हम नेताजी जैसे लोगों की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, ऐसा लगता है हमको जीने का भी कोई अधिकार नहीं, अस्तित्व नहीं है हमारा। संसार के किसी भी महान व्यक्ति की बायोग्राफी पढ़िए, सबके कोई ना कोई रोल मॉडल, आइकन, गोल होते। यदि गोल नहीं, यदि रोल मॉडल नहीं है, तो उस लिफाफे की तरह है आप जिसके ऊपर अब तक पता नहीं लिखा है। तो कितना भी सुंदर लिफाफा क्यों ना हो, अंदर कितना भी बड़ा मैसेज क्यों ना हो, कभी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा। नेताजी के भी रोल मॉडल थे। जब वो 15 साल के थे, एक रिश्तेदार के घर गए। आज तो कहानियों का दिन है, और ऐसी कहानियां जिनको बोलते वक्त ब्लड रेस हो रहा हो। तो नेताजी एक रिश्तेदार के घर गए, वहां पर उनको स्वामी विवेकानंद की कुछ पुस्तकें दिखी। जैसे जैसे उन्होंने पन्ने पलटना शुरू किया, मानो उनके अंदर चेंज होना शुरू हो गया। पहले के आज्ञाकारी, भीरू, शाई, माँ बाप की हर बात सुनने वाले नेताजी अचानक बदलने लगे। स्वामी विवेकानंद के विचारों ने उनके ऊपर ऐसा प्रभाव डाला कि वो भीतर से क्रांतिकारी हो गए, निर्भीक हो गए, व्यवस्थाओं को तोड़ने की बात करने लगे, खुद को ढूंढने की बात करने लगे। और स्वामी विवेकानंद के इस एक संदेश ने मानो उनकी दुनिया बदल दी, उनको बहुत बड़ा लक्ष्य दे दिया। क्या था वो संदेश? आत्मनो मोक्षार्थ जगद्विताय च। और इसका अर्थ क्या था? ये दोहरा उद्देश्य देता है इंसान को। पहला उद्देश्य अपनी आत्मा के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए मोक्ष ढूंढो, खुद का उद्धार करो। और दूसरा मैसेज, उसके बाद दुनिया के कल्याण के लिए खुद को समर्पित कर दो, मतलब जग का उद्धार करो। एक जगह खुद का उद्धार करना है, एक जगह जग का उद्धार करना है। अब भाई इसको अपना तो लिया, लेकिन जग तो इतना बड़ा है, किसका उद्धार करूं? एक्शन तो नैरो डाउन होना चाहिए। और यहां पर
श्री अरबिंदो घोष की एंट्री होती है। और यहां आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस वक्त टीवी देखते हुए, मोबाइल पे कुछ और पढ़ते हुए, इधर उधर कोई काम करते हुए, किसी ग्राहक को अटेंड करते हुए, दोस्तों के साथ गप मारते हुए शो मत देखना, क्योंकि ये नेताजी के साथ अन्याय होगा। अब अरबिंदो घोष ने क्या कहा जिससे नेताजी के जीवन को डायरेक्शन मिला? उन्होंने कहा, मैं तुम सब में से कुछ लोगों को ग्रेट बनते हुए देखना चाहता हूं। बहुत ध्यान से सुनना, लाइनें क्रांतिकारी है। मैं तुम में से कुछ लोगों को बहुत ग्रेट बनते हुए देखना चाहता हूं, लेकिन वो ग्रेटनेस अपने लिए नहीं, वो ग्रेटनेस देश के लिए, ताकि भारत मां दुनिया के दूसरे नेशंस के साथ, देशों के साथ सिर उठाकर खड़ी रहे, समृद्ध हो, शक्तिशाली हो। और यहीं से प्रेरणा लेके क्रांतिवीर, देश प्रेमी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। पूरा बचपन, पूरा स्कूली जीवन एक शाई और इंट्रोवर्ट व्यक्ति के रूप में बिताने वाले नेताजी आखिर नेताजी कैसे बने? उनके भीतर वो लीडरशिप का पहला बीज कहां से पड़ा? इस इंटरेस्टिंग कहानी से आप समझेंगे। और आज सब पेरेंट्स से कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को इस केस स्टडी को बार बार दिखाना, ताकि कल वो सही के लिए खड़े हो पाएं, कल वो आपके लिए खड़े हो पाएं, कल वो परिवार के लिए खड़े हो पाएं, देश के लिए खड़े हो पाएं। अपने बच्चों में असली कैरेक्टर बिल्ड करना हो तो आज की ये केस स्टडी उनको दिखाना मत भूलना। कॉलेज की घटना है। प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक प्रोफेसर ने एक छात्र को मिसहैंडल कर दिया, कुछ मारपीट कर दी, हाथ उठा दिया, व्हाटएवर। बच्चों ने प्रोटेस्ट कर दिया और प्रोटेस्ट करने के बाद काफी हंगामा हुआ। 1 महीने बाद फिर से उसी प्रोफेसर ने एक दूसरे बच्चे की पिटाई कर दी, लेकिन इस बार छात्र शांत नहीं बैठे। उन्होंने पलटकर प्रोफेसर की पिटाई कर दी। हंगामा मच गया, एक्शन होना जरूरी था। सुभाष चंद्र बोस उस ग्रुप के लीडर थे, लेकिन सच्चाई क्या है? वो सिर्फ उस घटना के विटनेस थे, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे। प्रिंसिपल ने नेताजी को बुलाया, कहा, तुम इस कॉलेज के सबसे ट्रबलसम व्यक्ति हो, तुम्हारी वजह से कॉलेज बर्बाद हो रहा है, मैं अभी इस पल तुमको सस्पेंड करता हूं। नेताजी हल्के से मुस्कुराए, कहा, थैंक यू सर, और निकल गए। किसी और को कॉलेज से निकाला जाता, इतने बड़े कॉलेज से, वो दुखी होता, रोता, हाथ जोड़ता, माफी मांगता, कहता अगली बार नहीं होगा। नेताजी खड़े रहे। जब कमेटी के सदस्यों ने कहा, क्या तुम अपनी गलती स्वीकार करते हो? नेताजी ने कहा, वहां कुछ गलत नहीं हुआ, जो हुआ सही हुआ, उस प्रोफेसर को अपनी करनी का फल मिला। नेताजी ने स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि हम आपको माफ कर देंगे यदि गलती स्वीकार कर लो। नेताजी ने बोला, माफी मांगने का प्रश्न नहीं उठता, और वो हंसते हुए बाहर निकल आए। और खास बात, उस दिन उनके चेहरे पे गजब का तेज था, गर्व था, ओज था, क्योंकि कहते हैं, पहली बार मैं अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पाया, पहली बार मैं सच के लिए इतने लोगों के बीच खड़ा होने का साहस दिखा पाया, पहली बार मुझे वो लीडरशिप का थोड़ा सा स्वाद मिला, और कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में शहीद होने जैसा अनुभव लगा, भले छोटे रूप में सही। और नेताजी को उस दिन एहसास हुआ, मैं इस देश के लिए कुछ बड़ा, बहुत बड़ा करना चाहता, और उनके दिमाग में वो बड़ी पिक्चर बिल्ड होना वहां उस पल शुरू हो चुकी थी। बीए में पूरी कोलकाता यूनिवर्सिटी में नेताजी का स्थान सेकंड था, यूनिवर्सिटी में सेकंड। और उसके बाद पापा ने कहा, पापा भी नामी हस्ती थे, पापा ने कहा लंदन जाओ और आईसीएस की तैयारी करो। घर वालों के दबाव में सुभाष चंद्र बोस चले गए। आईसीएस में सिर्फ 6 वैकेंसीज होती थी, 6। आज जितने भी लोग आईआईटी, आईएएम, आईएएस पर इतराते हैं, सोच कर देखिए, सिर्फ 6 वैकेंसीज। और क्या हुआ? नेताजी 4th पोजीशन पर आ गए, वो सेलेक्ट हो गए, और उसके बाद गम में डूब गए। और उनका पहला डायलॉग था, अरे मैं तो फंस गया। सब लोगों ने समझाने की कोशिश की, नेताजी जिंदगी भर का ड्रीम है, लाखों लोग ट्राई करते हैं, तब 2-4 लोगों का सिलेक्शन होता है। नेताजी ने जो जवाब दिया, ये जितने भी लोग देश छोड़ के विदेश जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो दूसरे देशों में बसने को अपना कॉलर ऊंचा करना समझते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। नेताजी ने कहा, यदि मैं सिविल सर्विसेज में चला गया तो मैं सरकार की जंजीरों में इस पद की लग्जरी में बंध जाऊंगा, और मैं अपने देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा। और यहां पर उन्होंने आईसीएस छोड़ दिया, भारत लौट आए और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। धन्य हो नेताजी, धन्य हो। हम सबकी जिंदगी में कई बार ऐसे दोराहे आते हैं
जहां एक ओर हमारा सिद्धांत है और दूसरी ओर उस सिद्धांत को तोड़ने पर होने वाला फायदा है। अक्सर हम क्या करते हैं, अफसोस, आज अधिकांश लोग, चाहे देश हो, चाहे शहर हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, इन सब को छोड़ के अपना निजी फायदा चुनते हैं। सुभाष चंद्र बोस को 1925 में गिरफ्तार करके बर्मा की जेल में रखा गया, जहां पर उनको टीबी हो गया। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद इसके बाद जीवन के बहुत सारे दुराहों पर आप उत्तर के लिए कंफ्यूज नहीं होंगे। उनको टीबी हो गया। जिस जगह उनको रखा गया था उसकी दीवारें लकड़ी की थी और इस तरीके की बनी थी कि जब गर्मी होती थी तो फुल गर्मी, ठंड में फुल ठंड, और बारिश होती थी तो अंदर पानी भर जाता था। और सुभाष चंद्र शांत भाव से वहां पर थे। अंग्रेजों की घबराहट इतनी, वो नेताजी को न्यूज़पेपर नहीं देते थे जबकि बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को देते थे। उनको किसी भी तरीके से नेताजी का मोटिवेशन कम करना था, लेकिन भगवान जाने नेताजी किस मिट्टी के बने थे और उनको मोटिवेशन कहां से आता था, कोई नहीं जानता। फाइनली नेताजी के सारे फैन, सारे शुभचिंतक, सारे प्रेमियों ने देश में हल्ला मचाना शुरू किया। जब विरोध बढ़ता गया तो सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने कहा नेताजी को आजाद कर देंगे, लेकिन एक शर्त है, नेताजी को बाहर आजादी के बाद पॉलिटिक्स छोड़ना होगा। नेताजी तो नेताजी थे, भगवान जाने कौन सी मिट्टी के बने थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स को मना कर दिया और उल्टा देश भर में अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, शुभचिंतकों को खत लिखे। और क्या लिखा उस खत में, मेरा इंतजार मत करना, हो सकता है मैं जिंदा ना लौट पाऊं, लेकिन मेरे विचार मरने मत देना, क्योंकि हमारे विचार देश पर मिटने के लिए, आने वाली पीढ़ी तक हमारे विचार पहुंचना चाहिए। और अंग्रेज नेताजी को झुका नहीं पाए और अंग्रेजों को खुद टूटना पड़ा। एक दिन नेताजी को रिहा करना पड़ा। क्या कभी ऐसा मौका है जब देश, समाज या सार्वजनिक हित के लिए, लार्जर गुड के लिए आपको पर्सनल लॉस लेना पड़े? क्या आज इस कहानी के बाद आप तैयार होंगे या उस दिन भी आप सिर्फ स्वार्थ ही देखते रहेंगे? बचपन से आपने, मैंने, सबने महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा। कभी सवाल किया आपने कि उनका नाम फादर ऑफ द नेशन क्यों पड़ा? सुभाष चंद्र बोस हैं इसके पीछे। एक बार सिंगापुर से उन्होंने आजाद हिंद के रेडियो से एड्रेस किया और महात्मा गांधी को पहली बार फादर ऑफ द नेशन बुलाया। उन्होंने उस रेडियो में अपने एड्रेस में महात्मा गांधी जी से जंग में जीत का आशीर्वाद मांगा और उस दिन से गांधी जी फादर ऑफ द नेशन कहलाने लगे। जंग को सेनाएं निकल पड़ी, लड़ाई का वक्त सामने था। भारत के बड़े बड़े नेता सांस थामे बैठे थे, आखिर बोस क्या करने जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट से बोस की सेना घुस गई। देखते ही देखते कोहिमा में, इम्फाल में भारत का झंडा लहरा दिया उन्होंने। ब्रिटिश सेना थर्रा गई, जवाबी पलटवार हुआ और यहां पर उस सेना की हार हो गई। हार होना जायज था, वाजिब था। बहुत कम संसाधनों से वो सेना लड़ रही थी और इसके बाद ब्रिटिश सेना ने हजारों सैनिकों को कैद कर लिया। दुर्भाग्य था, नेताजी एक प्लेन क्रैश में मारे गए। यूं तो उनके बारे में बहुत अफवाहें हैं कि वो अलग अलग रूपों में अलग अलग जगह देखे गए हैं, लेकिन मैं अफवाहों में यकीन नहीं करता। मैं आज आपको वो इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जिससे आपको यह समझ आएगा कि नेताजी ने जीते जी भी ब्रिटिशर्स को छकाया और मरने के बाद भी ब्रिटिशर्स को छकाया। कैसे? जब नेताजी की सेना बड़ी मात्रा में हिरासत में ले ली गई और ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि इन सब पर मुकदमा चलाएंगे। जब मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई, पहली बार ब्रिटिश सेनाओं में जो भारतीय सैनिक भर्ती थे, उनका देश प्रेम जागा, उनके भीतर कुलबुलाहट हुई, असंतोष फैला। कई सैनिकों ने बोला नहीं, आईएनए के सैनिकों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हर तरफ विद्रोह होने लगा। बहुत से लोगों ने नौकरी छोड़ दी। ब्रिटिश सेना हड़बड़ा गई और उसने उसके बाद निर्णय लिया, ओके, आजाद हिंद फौज के किसी सैनिक पर मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन सबसे खास बात क्या हुई, अब तक सुभाष चंद्र बोस जी के कारनामे बहुत सारे भारतीयों को पता नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स अखबारों में छपने नहीं देते थे, न्यूज में टेलीकास्ट नहीं होने देते थे। लेकिन ये ट्रायल इतना चर्चित हुआ कि पूरे भारत के कोने कोने में सुभाष चंद्र बोस को पूजा जाने लगा। ये कहा जाए कि सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन में जितने प्रसिद्ध नहीं थे, दुनिया से जाने के बाद उतने प्रसिद्ध हो गए। लेकिन सच क्या है, मैं ये मानता हूं, ऐसे लोग कभी दुनिया से नहीं जाते। ये हमेशा
एक शरीर के रूप में सिर्फ शहीद होते हैं, इनके विचार, इनकी सोच, इनके आचरण, इनका चरित्र हर पल जिंदा रहता है। यदि आज इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया हो तो कम से कम 10 लोगों तक सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी को जरूर पहुंचाना, जिससे जो नहीं जानता है इस हस्ती को वो भी जाने, उसकी रगों में खून दौड़े और नेताजी के साथ सच्चा न्याय हो सके। और आपकी रगों में दौड़ते जोश को एक बार फिर याद दिला दूं, उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है, फॉलो करें, ऑडियो का आनंद लें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।